अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज डे वन प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स 2026 स्टार्ट हो रहा है। आज 5 फरवरी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूर CSE 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन May 24th, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप सारे स्टूडेंट कामयाब हो जाए, ठीक है। और इस कोर्स से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो इंशाल्लाह। चलिए ये नियत करके हम स्टार्ट करते हैं। और इस कोर्स से देखो, मैं पहले भी बता चुका, बहुत ज्यादा स्टूडेंट को फायदा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। एक मिनट, कोई स्टूडेंट अप्रूवल पूछ रहा है। हाँ, मैं क्लासरूम में ही हूँ। जस्ट एक स्टूडेंट अभी अप्रूवल नहीं लिया, अप्रूवल देता हूँ। हाँ, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। तो जैसा मैं बताया, ये कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद हुआ। 2020 में IAS रैंकर है फैजान अहमद, जो अभी हमारे पास ही एडिशनल कलेक्टर है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना में ही। और IPS है 2021 में हमदर्द स्टडी सर्किल के शेख हबीबुल्ला भाई, ठीक है। इसी तरीके से IPS है माईविस तक 2021 में। और लगातार इस साल तक भी आपको रैंकर्स मिले अल्हम्दुलिल्लाह, इंक्लूडिंग नजीर भाई जो IRS रैंकर है, ठीक है। तो अभी हम पहले जो टॉपिक डील करने वाले हैं इस कोर्स में, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस। हर साल UPSC जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता है, जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल टॉपिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता। ट्रेडिशनल टॉपिक जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सो ऑन, इनसे रिलेटेड नहीं होता है ऐसे सवालात जो डिफिकल्ट होते हैं, जो हम पहले कभी देखे भी नहीं। इसीलिए इसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस कहते हैं। तो हम पहले ऐसो इन्हीं क्वेश्चंस को टैकल करने की स्ट्रेटेजी देखेंगे। तो क्वेश्चन की मदद से ही आंसर कैसा किया जाता है वही आपको बताऊंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, अपना काम हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, यहां पर स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो पहले क्या करना, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझना। रीड करने से पहले कोई भी क्वेश्चन जब UPSC का प्रीलिम दिया जाता है क्वेश्चन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है? एक स्ट्रक्चर होता है सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन वाला, एक होता है दो स्टेटमेंट वाला, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन वाला। एक होता है तीन स्टेटमेंट वाला। एक होता है मल्टी स्टेटमेंट वाला, जहां पर चार पांच ऑप्शन भी मिला देता हो, ठीक है ना। ये इसके अलावा जो नए स्ट्रक्चर आ रहे हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। फिर स्टेटमेंट थ्री वाला भी आ गया, देन पेयरिंग वाला आ गया, पेयर वन, पेयर टू, सब धीरे 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 सब पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हम डील कर रहे हैं वो मुश्किल सवालात है। हर साल अराउंड 35 to 40 ऐसे मुश्किल सवालात आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर इतना बड़ा पैराग्राफ है, उसके बाद चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। पैराग्राफ है, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, देन करेक्ट पूछ रहा है आपको, और ऑप्शन में ऑल भी मौजूद है, ऑल भी है, ऑल भी है। अब ये देखो क्वेश्चन
किस तरीके से उसने डिजाइन किया गया। ये क्वेश्चन वेरी यूनिक क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारी किताबों में नहीं होते, ऐसा कंटेंट भी नहीं होता है। ठीक है, तो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। द साइंटिफिक व्यू is that the increase in global temperature should not exceed 2 degrees centigrade above pre-industrial level. If global temperature increases beyond 3 degree above pre-industrial, what can be its possible impact or impacts on the world? तो पहली चीज, हमारी किताबों में इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं होते कि साइंटिफिक व्यू ये है, फिर उसके बाद एक हाइपोथेटिकल केस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको साइंटिफिक व्यू दिया गया, क्या बोल रहा कि ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट इंक्रीज बियॉन्ड 2 डिग्री। फिर उसके बाद क्या बोल रहा, हाइपोथेटिकल केस बोल रहा, इफ ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेस बियॉन्ड 3 डिग्री व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल इंपैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड। अब ऐसा बोल दिया, 4 स्टेटमेंट दिया। देखो किताबों में ऐसे सवालात नहीं होते। हम क्या करना, पहले क्वेश्चन का जो ये डायरेक्टिव पैराग्राफ होता है इसको अच्छे से रीड करना, देन स्टेटमेंट केयरफुली देखना। स्टेटमेंट पहला है पॉसिबल इंपैक्ट में टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स ए नेट कार्बन सोर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट बाउंसर है, इट इज ए बाउंसर, किसी को समझ में ही नहीं आता। और ये क्वेश्चन डेट बैक टू 2014 है, 2014, आज से 10-11 साल पुराना। पहला स्टेटमेंट समझ में ही नहीं आता किसको भी, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स ए नेट कार्बन सोर्स। तो लेट्स सपोज ऐसा स्टेटमेंट आया तो रिलैक्स हो जाना, रिलैक्स हो जाना, चिंता की कोई बात नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट रीड करना। तो सेकंड स्टेटमेंट में अगेन क्वेश्चन को रीड करना, what can be its possible impact. Second we have widespread coral mortality will occur. ओके, समझ में आया कि कोरल रीफ मोर्टेलिटी से बात कर रहा हूं। थर्ड स्टेटमेंट बोला all global wetlands will permanently disappear. तो यहां पर हमें एक स्टेटमेंट दिया जिसमें पॉसिबल इंपैक्ट में कैसा बोल रहा हूं, all global wetlands will permanently disappear. अब सोचो, अब खाली हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में 10 से ज्यादा वेटलैंड्स होते हैं, इंडिया में 10,000 से ज्यादा वेटलैंड है, वर्ल्ड वाइड कितने ज्यादा वेटलैंड हो गए? क्या 2 डिग्री से 3 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, all the global wetland will permanently disappear? तो भी permanently disappear हो जाएंगे? नो सर, नो। तो यहां पर उसने हमें एक स्टेटमेंट बनाकर दिया जिसमें उसने हमारे लिए हिंट दिया कि भाई मैं एक इंपैक्ट लिख रहा हूं जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? all the global wetland will permanently disappear. So this single statement carries 2 extreme words. एक है all the global wetlands will permanently disappear, सेकंड वन है permanently. तो एक स्टेटमेंट में 2 एक्सट्रीम कीवर्ड्स दे दिया, उसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हुआ, इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो all the global wetland will permanently disappear is a extreme statement, इतना खतरनाक नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, अब स्टेटमेंट नंबर 3 को कट करेंगे। 3 गया, 3 गया, वन ऑटोमेटिक, एक मिनट, वन ऑटोमेटिक सही हो गया, वन ऑटोमेटिक सही हो गया। जो स्टेटमेंट हमारे को समझ में नहीं आ रहा था वो ऑटोमेटिक सही हो गया, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स ए नेट कार्बन सोर्स व्हाटएवर, सही हो गया। अब हमारा आंसर किसमें है, या तो ए या तो बी। जस्ट स्टेटमेंट 2 को रीड करो और आंसर निकालो। स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा हूं, पॉसिबल इंपैक्ट वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अक्कर। तो अब थोड़ा सा नॉलेज हमें पता है कि ये जो कोरल रीफ होते हैं
कोरल रीफ्स आर वेरी सेंसिटिव टू राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। मोर्टालिटी होती है अगर से राइजिंग टेम्परेचर हुआ तो, ये पता है आपको। सो स्टेटमेंट 2 हाई चांसेस है सही होने के, कोरल मोर्टालिटी विल अकर। सो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। तो अब यहां पर हमारा फोकस क्या था, क्वेश्चन का डायरेक्टिव पैराग्राफ, फिर उसके बाद दिए गए स्टेटमेंट 1 2 3 4 केयरफुल रीड करें। स्टेटमेंट 3 में हमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिला यूपीएससी का, जहां पर एक स्टेटमेंट में उसने 2 एक्सट्रीम कीवर्ड इस्तेमाल किए, ऑल दी ग्लोबल वेटलैंड बोला, दूसरा बोल दिया कि परमानेंटली डिसअपियर। बस उसको पकड़ते ही हमने कट किया, फिर उसके बाद 1 ऑटोमेटिक सही हो गया, 2 को रीड करें, थोड़ा सा नॉलेज लगाया, आंसर हो गया। अब उसी तरीके से स्टेटमेंट 4 भी देखो, यहां पर उसने एक्सट्रीम ही लिखा, पढ़ने की जरूरत नहीं बनी, लेकिन फिर भी देखो, कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सीरियल कल्टीवेशन विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अरे भाई, अफ्रीका में नहीं हुआ तो क्या एशिया में नहीं होगा, पाकिस्तान में नहीं हुआ तो क्या हुआ इंडिया में नहीं होगा, पूरे इंडिया में क्या तेलंगाना में नहीं होगा, बता रहा हूं, ये भी एक्सट्रीम है नहीं है? यस सर। Yes. तो यहां विल लगाकर उसने कंक्लूजन वाली बात बोल दिया एंड एनीवेयर इन दी वर्ल्ड बोल के एक्सट्रीम कर दिया, तो स्टेटमेंट 4 भी गलत था। वैसे तो 3 पढ़ते ही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन का आंसर निकाला। ठीक है, तो ये अभी आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूं कि यूपीएससी यूज्ड टू मेक एक्सट्रीम स्टेटमेंट एंड यूपीएससी यूज्ड टू गाइड अस टुवर्ड द करेक्ट ऑप्शंस, टुवर्ड द करेक्ट टेल। तो यहां आपने एग्जांपल ले लिया, अब आगे लेके जाओ, सबको क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब और एक क्वेश्चन लेके जा रहा हूं। अब ये 2017 का क्वेश्चन है। अगर से हम 2014 का वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते थे, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता था कि भाई यूपीएससी यूज्ड टू मेक एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो यहां पर आपको मदद मिलती थी। यहां पर भी एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया मैं। 3 स्टेटमेंट है, कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन में आल नहीं है। देखो, कॉम्बिनेशन चेक करना कभी भी, करेक्ट पूछ रहा, आल नहीं है, so it means at least one statement and maximum 2 statements are incorrect। तो ये हमें सजेस्ट करते कॉम्बिनेशन। तो यहां पर ये बता रहा है कि भाई एटलीस्ट ऑप्शन नंबर 2 गलत हो सकता है, 1 गलत हो सकता है, यहां पर कोई 2 स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं। तो गलत तो है, दिए गए 3 स्टेटमेंट ऑल आर करेक्ट नहीं है। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट। So which of the following statement is or are correct regarding Smart India Hackathon 2017? अब लेट सपोज उस वक्त कोई करंट अफेयर में पढ़ के गया तो उसको पता था, नहीं पढ़ के गया तो कैसे करना? कोई करंट अफेयर में पढ़ के गया तो भी जरूरी नहीं है कि वो इतना डेप्थ में पढ़ के जाएगा, ठीक है ना? सो वी नीड टू यूज यूपीएससी डायरेक्टिव कीवर्ड्स। So first statement, Smart India Hackathon 2017, it is a centrally sponsored scheme। ये स्कीम है बोल रहा हूं, for developing every city of our country into smart cities in a decade। Then it is an initiative to identify new digital technology innovations for solving many problems faced by our country। Then finally, it is a program aimed at making all the financial transactions in our country completely digital in a decade। कहीं पर कुछ मिला? Yes, sir. All and completely. हाँ, वेरी गुड। So statement number 3, statement number 3 carries 2 extreme words। All the financial transactions completely digital। तो ऑल और कंप्लीटली सिंगल स्टेटमेंट में यूज करके इसको एक्सट्रीम कर दिया नहीं, तो 3 नंबर स्टेटमेंट को कट करो, 3 गया, 3 गया, 3 गया, आंसर ऑटोमेटिक आ गया 2 ओनली, हो गया।
All these financial transaction in our country completely digital in a decade. नोटबंदी करके भी 10 साल हो गए, लेकिन कंप्लीटली डिजिटल हुआ क्या आज भी ट्रांजैक्शन? नहीं हुआ। नहीं। बस। So these are extreme statements. For extreme statement, UPSC used to use some keywords. यहां पर हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। तो दोनों आंसर क्लियर हो गए, 2014 का, 2017 का। यस सर। यस। अब और एक लेके जा रहा हूं। अब देखो 2016 का और एक क्वेश्चन आपको लेके जा रहा हूं। फिर से बड़ा सवाल है, ये डायरेक्टिव पैराग्राफ है। देन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, देन ऑप्शन में आल भी है, आल भी। ठीक है, तो अब सोचो आप 2016 में भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछता था वो, पूरा एक पेज ही ले लिया, नहीं तो वन साइड का पेज ले लिया, इतना बड़ा सवाल है। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन में है ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में करा था, रियल टाइम में, रियल टाइम में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये आंसर कर दिया, ओएमआर शीट पे मार दिया, निकल गया था मैं, मालूम। तो वो लैंग्वेज और वो कीवर्ड आपको दिख जाना। अब देखो क्वेश्चन पहले क्या कर रहे हैं अपन, डायरेक्टिव पैराग्राफ पढ़ते हैं। So the FAO accords the status of globally important agriculture heritage system GIAS। अब 2016 में किसी को ये स्टेटस के बारे में पता था क्या? आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम कि भाई FAO एक यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, वो ये सब स्टेटस देता है, बोलते किसको मालूम? नहीं मालूम। वो तो 2016 10 साल पहले की बात है ये तो। So FAO occurs the status of globally important agriculture heritage system to किसे देता है वो? To traditional agriculture systems, ये स्टेटस देता है कहते। तो अब सवाल शुरू हो रहा, डायरेक्शन के बाद सवाल शुरू हो रहा, व्हाट इज द ओवरऑल गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो इसके ये स्टेटस देने के पीछे क्या गोल है पूछ रहा हूं। स्टेटमेंट 1, 2, 3। 1, to provide modern technology training in modern farming methods and financial support to local communities of identified GIAHS so as to greatly enhance their agriculture productivity। नहीं मालूम, बहुत बड़ा है, टेंशन नहीं लेना, ओके बोलना। सेकंड, to identify and safeguard eco-friendly traditional farm practices and their associate landscape, agriculture, biodiversity and knowledge system of the local community। Then third, to provide GI, geographical indication status to all the varieties of agriculture produced in such identified system। कुछ मिला? ऑल मिला सर, ऑप्शन 3। हाँ, to provide GI status to all the varieties of agriculture produced in identified GI है। तो all the varieties of produce कुछ एक्सट्रीम हो गया यहाँ पर। तो लेट सपोज ये एक्सट्रीम गया, तो अब क्या बचा तुम्हारे पास? 3 नंबर कट, 3 नंबर कट, 3 नंबर कट, डायरेक्ट आंसर आ गया 2 ओनली। और 1 में भी तुम अगर से फोकस करो और 2 में भी आप फोकस करो, कीवर्ड्स रिपीट हुए। यहां पर देखो जो स्टेटमेंट सही है ना, उसमें क्लियरली उन्हीं ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की बात कर रहा, और क्वेश्चन भी यहां पर है हेरिटेज सिस्टम। और यहां पर देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के बाद, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद ये सब बोल रहा हूं, तो गलत स्टेटमेंट। तो एनी हाउ थर्ड स्टेटमेंट को उसने इनकरेक्ट बनाया, जिसके लिए उसने ऑल कीवर्ड का इस्तेमाल बोला और इररिलेवेंट फैक्ट लिखा कि भाई जीआई स्टेटस टू ऑल दी वैरायटीज। समझ गए अपन, गलत है, आंसर आ गया। तो अभी तक आपने 2014, 17, 16 तीनों में यूपीएससी की एक तरीके का फ्रेमिंग देख लिया कि कैसे वो आपको चेक करता है कि बच्चा मेरा एक्सट्रीम लैंग्वेज पकड़ेगा या नहीं। तो आप जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास भी तैयार करें, तो लेट सपोज जब वो 2025 में एग्जाम में बैठ गए,
अब उनके सामने ये क्वेश्चन आ गया, so with reference to UAVs, that is unmanned aerial vehicles, UAVs, consider the following statements. कितने स्टेटमेंट दिया? 3 स्टेटमेंट दिया। और सवाल क्या है? करेक्ट पूछ रहा आपको, और ये नया कॉम्बिनेशन है, 1 ओनली, 2 ओनली, ऑल, डन। तो आप प्रैक्टिस करके गए, समझो पूरा प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करके गए, आपको पूरा एक्सट्रीम लैंग्वेज का सिस्टम मालूम था। अब ये सवाल 2025 में आपके सामने है, रियल टाइम में आप पढ़ रहे। विथ रेफरेंस टू यूएवीज, फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, देन ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग, देन ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज ए सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। कुछ छुपा हुआ एक्सट्रीम Yes, कीवर्ड, हाँ क्या है? Only छुपा हुआ है सर। Only सर। अभी तक हम जिस कीवर्ड की प्रैक्टिस कर रहे थे वो कीवर्ड तो है ना यहाँ पर? yes, sir. कौन सा Yes, sir. कीवर्ड प्रैक्टिस कर? All सर। ऑल। अब देखो यहाँ पर देखो, ऑल कीवर्ड की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। सो ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। भाई कोई टाइप तो एक्सेप्शन होगा ना, कोई टाइप तो एक्सेप्शन होगा, हमें नहीं पता कौन सा टाइप, लेकिन कोई तो टाइप होगा जो एक्सेप्शन होगा, जो वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकता। तो इन्हें बोल दिया ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। सो ऑल टाइप में कोई एक तो टाइप होगा ना मेरे टाइप का, ये Yes, कट sir. हो गया। हाँ, फिर यहाँ है ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। यहां पर भी ऑल टाइप में कोई तो एक ऐसा टाइप होगा जो एक्सेप्शन होगा, जो ऑटोमेटेड होवर नहीं कर सकता, कोई तो टाइप होगा। Yes, sir. लास्ट, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज ए पावर सप्लाई। उनमें से कोई ऐसे टाइप्स होंगे जो बैटरी को या ओनली एज ए सोर्स ऑफ पावर के अलावा भी यूज करते होंगे या किसी और तरीके से। तो यहां पर इसने जो ऑल 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 वाला हमारा जो फॉर्मूला था उसको ऑल टाइप्स में लगाकर हमारे लिए हिंट दे दिया। तो ऑल टाइप में कोई एक टाइप एक्सेप्शन होगा, यहां पर भी कोई एक टाइप एक्सेप्शन होगा, यहां पर भी होगा। तो आंसर क्या आएगा? None आएगा सर। नहीं, अब None of the हो above. गया। नन। वेरी गुड। अब मुझे बताओ 2025 से पहले कौन से इंस्टीट्यूट में ये सब पढ़ाते? कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना तुम्हारे को नहीं पढ़ाता कि भाई यूएवी दैट इज ड्रोन, उसमें वर्टिकल लैंडिंग होती है, ऑटोमेटेड होवरिंग होती है, ये सब कोई भी नहीं पढ़ाता भाई। सही बात है कि नहीं है? Yes सर। हाँ, तो इस तरीके से आप आंसर करके आ सकते थे आराम से, यहाँ 2 मार्क्स आपके मिल जाते थे मुश्किल क्वेश्चन के। चलो और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूं 2025 का। हाँ, तो वो एक टाइप हो गया समझो, मैं आगे कराऊंगा और दूसरे टाइप। तो आज एक टाइप के आपको मैं प्रैक्टिस करा दिया जहां पर यूपीएससी एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाने के लिए कीवर्ड का इस्तेमाल करती है, जहां पर ऑल टाइप्स बोलकर बोल दे रही, ऑल के साथ प्लस में कंप्लीटली लगा दे रही, ठीक है, वो सब आप देख लिए, या ऑल से भी काम हो जा रहा था अपना। तो ये ऑल को आप नोट कर लेना। अब ये ऑल आपको सिर्फ एक जगह पर एक्सेप्शन होगा, आंसर करेक्ट हो सकता। वो ऑल कौन सा रहता मालूम? जैसे यूनाइटेड नेशन होता है, वो एक स्टेटमेंट लिखता है ना, गरीबी दूर करने के लिए ऑल लोगों को जो है टारगेट करना है, ऑल इंक्लूसिव पॉलिसीज लाना है, वो ऑल सही रहता मालूम? Yes सर। हाँ, तो वो याद रख लो कि ऑल एक जगह पर सही हो सकता जब वो यूनाइटेड नेशन वाले या गरीबी की बात ऐसा कुछ तो भी करते रहते हैं उन लोग, जब ऑल को देख लेना। अदरवाइज इस तरीके के क्वेश्चंस में ऑल को आप कट कर देंगे। वो समझ में आ गया। अब और एक टाइप बता रहा हूं मैं आपको, चलो
अगेन ये टाइप में भी क्या खूबसूरती है, देखो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, उस वक्त कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाते थे, चार चार स्टेटमेंट दिए गए और कॉम्बिनेशन में क्या है, आल भी है, आल भी है। तो क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टॉपिक, क्या टॉपिक है, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। भाई वो टाइम पर ये क्वेश्चन है 2014 का, वो टाइम पर मैं खुद वाजीराम में कोचिंग ले रहा था, कोई भी ये टॉपिक नहीं पढ़ाते, वाजीराम वाला नहीं पढ़ाया, उस वक्त तो टॉप इंस्टीट्यूट था, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, बस यूपीएससी पूछ लिया, आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन इज व्हाट आर दी significances of a practical approach to sugarcane production known as sustainable sugarcane initiative। तो बेसिकली वो हमें सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव के सिग्निफिकेंसेस पूछना चाह रहा, चार ऑप्शन दे दिया, आल भी है। पहला सिग्निफिकेंस लिखा अभी, सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन दिस कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। भाई हम ये टॉपिक पढ़े ही नहीं, तो हमें क्या मालूम इसमें सीड कॉस्ट वेरी लो होता है कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड, नहीं मालूम ना। बट देयर इज अ हिंट, क्या हिंट है, इस शुगर केन इनिशिएटिव के साथ एक कीवर्ड दिया होगी, क्या कीवर्ड है, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल। तो द कीवर्ड सस्टेनेबल सजेस्ट दैट जो सस्टेनेबल होता है वो अफोर्डेबल भी होता है। तो यहां पर है सीड कॉस्ट इज वेरी लो कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। यस, सीड कॉस्ट लो है मतलब अफोर्डेबल है मतलब सस्टेनेबल है, हो गया आंसर। यस, पहला स्टेटमेंट सही है। देन ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिवली इन दिस, हमें नहीं मालूम कि ड्रिप इरिगेशन यहां पर प्रैक्टिस होगा वेरी इफेक्टिवली, नहीं मालूम। लेकिन अगेन सस्टेनेबल आपको बताता है कि भाई ये जो इरिगेशन का टाइप है ड्रिप इरिगेशन इटसेल्फ इज अ सस्टेनेबल टाइप ऑफ इरिगेशन, ओके ना। यस सर, ये पानी की Yes. उसको वो करता है। हाँ, तो ये भी सस्टेनेबल है बोल के समझे। देन थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट, थर्ड में है देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एट ऑल इन दिस। द लास्ट, द स्कोप फॉर इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। अगेन आपको पता है स्टेटमेंट फोर्थ में बोल रहा हूं, स्कोप ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज मोर compared to conventional method. Again, intercropping is a sustainable way of cultivation. तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट क्वालिफाई हो जाते किस कीवर्ड की वजह से, सस्टेनेबल की वजह से क्वालिफाई हो गए। अब ये जो तीसरा स्टेटमेंट बच के है, इसमें यूपीएससी ने क्या लिखा देखो, देयर इज नो application of chemical or inorganic fertilizers at all in this. So a single statement carrying how many keywords? All in this. No or all, sir. हाँ, no and all, two extreme keywords are there, तो ये गया कट। So there is no application of chemical fertilizers at all। भाई किसी भी स्टेज में जर्रा भी केमिकल फर्टिलाइजर्स या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता बोले तो एक्सट्रीम था, उसको हम कट कर दिए। तो 3 नंबर को कट करो, 3 नंबर कट, 3 नंबर कट, 3 नंबर कट, और जो आंसर आया 1 2 4 वो तीनों स्टेटमेंट क्वालिफाई हो जा रहे थे ड्यू टू दी कीवर्ड सस्टेनेबिलिटी। सर हाँ। सर, ये जो आपने ये ड्रिप इरिगेशन वाला बताया था, एक बार दोबारा से बता दीजिए। हाँ। जैसे सस्टेन वाला मतलब आपने जैसे कनेक्ट किया था ऐसे। हाँ बता रहा। हमें मोटा मोटा मालूम रहता कि भाई इरिगेशन के जो टाइप्स है उसमें कीवर्ड इस्तेमाल होता है फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, जहां पर पानी का बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। उसके मुकाबले में जो कीवर्ड लाया गया था वो था
ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, जिसको माइक्रो इरिगेशन बोला गया था। तो माइक्रो इरिगेशन का एक टाइप है ड्रिप। तो हमें क्या मालूम होता है इस स्टेटमेंट से, मोटा मोटा सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, उसमें क्या है, सस्टेनेबल मीन्स ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिवली। हाँ भाई, क्योंकि ये जो ड्रिप इरिगेशन है ये अपने आप में एक टाइप है सस्टेनेबल इरिगेशन का, कंपेयर टू फ्लड इरिगेशन। तो ये हाँ सर, आंसर ऐसा। पानी तो ये पानी पूरे का सस्टेन करना है। हाँ बस बस। तो अब देखो यहाँ पर आप समझ रहे हैं, कीवर्ड सस्टेनेबल उसने दिया, हम उसका यूज करें, आंसर 1, 2 और 4 निकाले। फिर जो एक्सट्रीम कीवर्ड दिया उन्हीं नो एंड ऑल, उसको कट करें और डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे आंसर्स आपको निकालना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके जा रहा हूं। अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर, इतना बड़ा डायरेक्टिव पैराग्राफ, देन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ठीक है। और उसके बाद कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट कर रहे हैं। क्या सजेस्ट कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन। हाँ, पहली चीज ये समझ जाना कि ऑल आर करेक्ट, ये तो उसने खुद नहीं दिया, मतलब यहां के हिसाब से एक तो गलत होगा, मतलब यहां के हिसाब से 2 गलत होंगे, यहां के हिसाब से ऑल आर इनकरेक्ट भी हो सकते, ये हमें समझ में आना। तो अब जब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स तो हमें पता है कि भाई यहां पर कोई ना कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मैक्सिमम 2 है या तीनों के तीनों है। अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, पहले तो डायरेक्टिव पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो इन दी कंटेक्स्ट ऑफ, कोई कंटेक्स्ट बता रहा हूं नहीं डायरेक्टिव पैराग्राफ में। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मालूम, वो डायरेक्टिव पैराग्राफ को सीरियसली पढ़ते ही नहीं एग्जाम में, वो भी उनकी गलती है। जो डायरेक्टिव पैराग्राफ होता है वो सवाल का कंटेक्स्ट बताता है, सवाल में क्या पूछ रहा है वो सब बताता है। So the context, in the context of food security, food and nutritional security, enhancing seed replacement rates of various crops helps in achieving the food production targets of the future. तो इस पैराग्राफ में उन्हें खुद बोल दिया, कंटेक्स्ट क्या है, फूड सिक्योरिटी का है, उसमें क्या इनहेंस करना है, सीड रिप्लेसमेंट रेट इनहेंस करना है, जिससे क्या होगा, फूड प्रोडक्शन टारगेट हम अचीव कर सकते। बस ये स्टेटमेंट उन्हें बोल दिया। अब पूछ रहा बट व्हाट आर दी कॉन्स्टेंट्स, यानी लिमिटेशंस, व्हाट आर दी कॉन्स्टेंट्स इन इट्स वाइटर या ग्रेटर इंप्लीमेंटेशन। तो अब सवाल में इतना ही पूछ रहा कि भाई लिमिटेशन या कॉन्स्टेंट्स क्या है इसके इंप्लीमेंटेशन में, किसके इंप्लीमेंटेशन में, सीड रिप्लेसमेंट रेट के। अब ये मत सोचो सर ये टॉपिक तो हमारे मालूम ही नहीं ना, सीड रिप्लेसमेंट रेट आंसर कैसा करना। भाई बगैर मालूम आंसर कर सकते आप। सवाल में वाइडर इंप्लीमेंटेशन में क्या लिमिटेशन है पूछ रहा हूं बस। अब ये सब भूल जाओ, ये तो मालूम ही नहीं ना, आंसर कैसा करेंगे, लीव इट असाइड। अब क्वेश्चन देखो, पहला लिमिटेशन लिखा नहीं, देन दूसरा, तीसरा, देयर इज नो नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस। फिर बोल रहा देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज इन द सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स। देन लास्ट बोल रहा देयर इज ए डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीड्स। तो बेसिक कोई लिमिटेशन है ये तीनों ऑप्शंस में से, तो कौन सा लिमिटेशन आपको यहां पर सही दिख रहा? तीसरा सर। तीसरा, डिमांड सप्लाई गैप ऑफ क्वालिटी सीड्स। ये हमें समझ में आ गया कि ये लिमिटेशन है, जहां पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, ये लिमिटेशन है। तो ये तो हो गया अपना आंसर, ठीक है, डिमांड सप्लाई गैप, यानी ऑप्शन नंबर 3 देख लो। तो इन दोनों में से कोई रहेगा आंसर। अब यहां पर आप दो स्टेटमेंट जो ऊपर उसने बनाए उसकी फ्रेमिंग देखो। देयर इज नो नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस, यानी
हमारे पास कोई नेशनल पॉलिसी ही नहीं है रिलेटेड टू सीड। ऐसा कैसा हो सकता है भाई? हम एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर सोसाइटी है, आजादी मिल के 70 साल हो गए, क्या एक पॉलिसी नहीं है? तो ये नो इंडिकेट कर रहा, ये एक्सट्रीम है। देन देर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज इन द सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स। ये लो भी हमें इशारा दे रहा है कि ये भी जो है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। क्या ये नहीं थोड़ी ना न्यूक्लियर सेक्टर में जा रहा, सीड तो बनाना है ना कंपनी को। हाँ, तो नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये भी गलत दिख रहा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी आपका कट हो गया। तो नो नो, यहां पर भी नो, यहां पर भी नो लिखकर दोनों स्टेटमेंट को उसने इनकरेक्ट कर दिया। तो 1 एंड 2 कट करो, 1 2 कट करो, आंसर हो गया। राइट, सर मुझे ना ऐसा मतलब अंदर से ऐसा भाव आ रहा था, जैसे सर ये बोल रहे हैं ना दूसरा वाला, देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो ये ऐसा लग रहा है सर ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है कि कोई मतलब प्राइवेट कंपनी ऐसे बी सीट की कंपनी में वो नहीं कर सकती है पार्टिसिपेट। हाँ, और एक चीज देखो, यहां पर ज्यादा फोकस करो यूपीएससी की लैंग्वेज फ्रेमिंग पे। अब ये टॉपिक को कहीं और लेकर मत जाओ, उसमें कभी कभी हम गलती में जा सकते हैं। फ्रेमिंग पे ज्यादा नजर रखो। फ्रेमिंग में जब बोल रहा है कि देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो यहीं पर हमारे को मिल गया था कि ये इनकरेक्ट हो रहा है। अब ये पार्टिसिपेशन से भी समझ में आ सकता है कि भाई पीपीपी मॉडल भी तो हो सकता था, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप दोनों मिलके, वो तो हो सकता था ना, मगर उन्हें नो पार्टिसिपेशन बोल दिया। ऐसा सोचो। ठीक ठीक है तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम सर। तो यूज सर दी पहले लैंग्वेज। सर हाँ हाँ, ये लैंग्वेज ठीक पे है, मैं फोकस। इसको ये मैं करेक्ट कर लूंगी सर। पहले वाले का भी मैं बता देती हूँ कि इसमें हाँ, जैसे बोल रहा है देयर इज नो नेशनल सीड्स पॉलिसी इन प्लेस, तो इसका हम्म। मतलब ये कि ये तो सरकार की वो एक नाकामी ऐसे निगेटिव में जाएगी ऐसे, तो कि सरकार को हाँ, पॉलिसी यानी नहीं कि बन आज रही तक हमने उधर नजर ही नहीं डाली। मैं वही बता रहा ना कि हम एक अग्रेरियन है। इकोनॉमी है, अग्रेरियन सोसाइटी है, आज तक गवर्नमेंट की नजर ही नहीं गई। कोई ब्यूरोक्रेट और ये इसको हाँ वो नहीं करेगी, सरकार को पॉजिटिव दिखाएगा ऐसा। हाँ, तो यहाँ पर 2 लिमिटेशन दे दिया उन्हीं, नो नो लगाकर एक्सट्रीम कीवर्ड से, बस उसको समझ जाना आप। रियल टाइम में ये सब कैच करना कि जो लिमिटेशन है वो एक्चुअल है डिमांड सप्लाई गैप, आपको समझ में आ गया। तो आंसर इज 3 ओनली। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नो नो लगाकर उसने पहला जो सवाल बताया था मैं तुमको सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव में, उसमें एक जगह पर नो लगाकर उसने एक्सट्रीम कीवर्ड बनाया और 3 स्टेटमेंट अपने को कट करने को दिए। फिर 2 जगह पर नो नो लगाया। अब यहां पर देखो, तो विथ रेफरेंस टू 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 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कॉल्ड कोल बेड मेथिन एंड शेल गैस। ये डायरेक्टिव पैराग्राफ है, उन्हीं को समझा रहा कि 2 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है, एक है कोल बेड मेथिन, दूसरा है शेल गैस। अब स्टेटमेंट दे रहा आपको, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और कॉम्बिनेशन क्या है करेक्ट पूछ रहा आपको, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ नन। तो फर्स्ट, coal bed methane is a pure methane gas extracted from coal seams, while shale gas is a mixture of propane butane only that can be extracted from fine grained sedimentary rocks. Second statement, in India abundant coal bed methane sources exist, but so far no shale gas sources have been found. एक्सट्रीम हो गया। कंपेयर करो, ये एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, ये दूसरा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। अब ये बोल दे रहा कि अबंडेंट है कोल बेड मेथिन के सोर्सेस, बट सो फॉर नो शेल गैस सोर्सेस हैव बीन फाउंड। एक्सट्रीम हो गया। एक्सट्रीम हो गया, नो शेल गैस सोर्सेस हैव बीन फाउंड। अभी तक तुम पेपर में वही देख रहे कि नो लगाकर कैसा एक्सट्रीम कर दे रहा।
और यहां पर भी एक सोर्स को तो अबंडेंट है बोल दे रहा सोर्सेस, और दूसरे को नो बोल दे रहा साइमल्टेनियसली। तो ये आपका नो की वजह से ये एक्सट्रीम हो गया, कट कर दिए। सेकंड, यानी सेकंड स्टेटमेंट गया, तो सेकंड जब गया तो बी कट हो गया, सी कट हो गया। अब स्टेटमेंट वन पे आया अपन। वन पे क्या तो भी हमारे लिए दिया यूपीएससी ने, चेक करना। कोल बेड मेथीन इज अ प्योर मेथीन गैस extracted from coal seams, while shale gas is a mixture of propane and butane only that can be extracted from fine grain sedimentary rock. अब इस स्टेटमेंट की क्या खास बात है बताता हूं मैं आपको। पहले ये बोल दे रहा कि नहीं, कोल्ड बेड मेथीन जो है ये प्योर मेथीन गैस है बोल दे रहा, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल सीम्स, तो प्योर है बोल दिया। दूसरा ये बोल रहा है कि वाइल शेल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी ओनली। तो जब भी यूपीएससी, हाँ जब भी यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट लिखेगा जहां पर वो सो एंड सो, यानी यहां पर है शेल गैस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी ओनली, ओनली बोलकर बोल देगा। तो ये ओनली एक लिमिटेशन के तौर पर काम करता है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी ओनली बोल दिया, ये लिमिटेड हो गया स्टेटमेंट, इसको हम कट कर सकते हैं। मोर ओवर यहां पर भी उसने इट इज अ प्योर मिथिन गैस बोलकर यहां पर भी एक्सट्रीम कर दिया। सो ए सिंगल स्टेटमेंट अगेन कैरिंग टू कीवर्ड्स विच मेक दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट। यहां प्योर मिथेन गैस बोल दिया, यहां पर इट इज ए मिक्सचर ऑफ ए एंड बी ओनली, ओनली लगाकर लिमिटेशन कर दिया। अब आगे यूपीएससी ने ये फ्रेजिंग बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल की, आगे बताऊंगा। यहां पर आपको एक फंडामेंटल क्वेश्चन बता दिया मैं, आगे ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, नोट कर लो इसको, ठीक है। सर कौन से ईयर का इसका आंसर क्या हुआ फिर? इसका आंसर क्या हो गया? डी। नन। हाँ, तो क्वेश्चन है ये कोल्ड बेड मेथीन और शेल गैस पे पूछा गया 2014 का। तो यहां पर आपको दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हम बाद में इस तरीके के फ्रेजिंग पे आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। सर मुझे ना एक वो और आ रहा था उसमें पॉइंट, बताओ क्या? हाँ सर जो आपने कराया ऊपर वो, उसमें जो बोला था मिक्सर का, तो मिक्सर में तो सर हाँ। श्योर नहीं है कि वो ही आएंगे। मिक्स तो अपने आप में ही मिक्सर का मतलब ही होता है कि उसमें काफी चीजें मिक्स हो, ऐसा भी हाँ, तो हो वो सकते जो मिक्सचर मिक्सचर खुद इंडिकेट करता है कि भाई सिर्फ दो चीजों का ही मिक्सचर नहीं होगा, तीसरी चीज भी सी भी होगी, डी भी होगी, इंडिकेट करता है। तो वही इंडिकेट नहीं कर कर उसने क्या लिख दिया, ओनली लिख दिया ना, इट इज ए मिक्सचर ऑफ ए एंड बी ओनली। तो जी इसी सर। वजह से ये लिमिटेड हो गया। ओके ओके, चलो अब मेरे को ये 2025 का आंसर करके बता। तो जो अभी तक सीखा आप लोगों ने, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, और कॉम्बिनेशन में है करेक्ट आल भी है। जो सीखा बस उसी चीज का इस्तेमाल करके आंसर बताओ, अलग से मत जाओ और पूरा क्वेश्चन पढ़ो। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, 2025 का सवाल। बोलूं मैं? हाँ बोलो। वो जो ऑप्शन 3 है ना उसको काट सकते हैं, उसमें नो भी लिखा है और उसमें लिखा है देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई तो बॉडी होगी। अच्छा, ये ऊपर का आल क्यों नहीं पकड़े? तो सर ऑल भी आएगा पहले। और मैंने सर सही वेरी चीज लार्ज पोर्शन ऑफ इक्विटी, हाँ। ये आल क्यों सही हुआ वो बताओ, ये नो इनकरेक्ट हुआ ये बताओ फिर। हाँ सर देखिए, ये बोल रहा है
पहला ऑप्शन, इंडिया अकाउंट्स फॉर ए वेरी लार्ज portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibition a great boom. और दूसरा वाला जो बोल रहा है, तो सर वो थर्ड वाले में निगेटिव अप्रोच जा रही है सर। वेरी गुड, हाँ ये बात है। देखो थर्ड स्टेटमेंट में असल में नेगेटिव अप्रोच के लिए ही उसने नो का इस्तेमाल किया, और यहां पर एक इंडिया का पॉजिटिव पिक्चर बता रहा है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन, यानी 80%, 90%, 60% पोर्शन ऑफ इक्विटी ऑप्शंस, जो स्टॉक मार्केट में इक्विटी ऑफ पूरे, सो वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, तो जितना ट्रेड होता है उसका एक वेरी लार्ज पोर्शन इंडिया के हिस्से में आता है, इसी वजह से इंडिया में क्या है, बूम। तो ये ऑल इनकरेक्ट नहीं था। फिर इंडिया की स्टॉक मार्केट, आपको फिर अंदाजा दे रहा है कि मैं बात कर रहा हूं इंडिया की स्टॉक मार्केट के बारे में, हैज ग्रोन रैपिडली इन रीसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो सम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे दिवाली, दशहरा, कौन सी तो भी जगह पर हमने हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया, ऐसी बात। फिर देर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स about risk of options trading or to act on unregistered financial advisor in this regard. हम कितने बार वो ऐड नहीं सुने होंगे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्टेड टू, या वो सुने तुम एडवर्टाइजमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट, तो भी सुने? हाँ बचपन से सुनते आ रहे, वो क्रिकेट का ऐड आ गया तो सुनते रहते। So there is no regulatory body either to warn the small investors. ये हो गया तुम्हारा एक्सट्रीम कीवर्ड। धोनी भी ऐड में आके बोलता था कि मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सचिन भी बोलता था मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसके फौरन बाद अपने को आके एक मैसेज आता था, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, so and so on. So it means there is a regulatory body to warn the small investors, okay, to act on unregistered investor फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन इसने नो बोलकर एक्सट्रीम कर दिया। तो 3 नंबर को क्या करेंगे हम अब? कट करेंगे। डायरेक्ट आंसर आ गया आपका, हो गया अलहमदुलिल्लाह। देखो तो अभी तक जो अप्रोच आप सीख रहे थे 2014 के क्वेश्चन से लेकर, वो आपको 2025 में भी मदद दी है। डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। आपने क्या किया कि भाई देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न, तो समझ गए जैसा उसने देयर इज नो नेशनल सीड पॉलिसी बोला, देयर इज नो प्राइवेट पार्टिसिपेशन बोला, देयर इज नो सोर्सेस ऑफ शेल गैस बोला, देयर इज नो केमिकल फर्टिलाइजर से टाल बोला। पूरी चीजें याद है ना अभी करे सो? यस सर। यस, खत्म हो गया, 2 मार्क्स आ गया आपको, धन 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 कट करे आंसर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा करना। अब इधर आ जाओ, ये स्क्रीन भी 2025 के क्वेश्चन की है, ठीक है, और क्वेश्चन जो आपको करना है वो 49 वाला करना है। 49 स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, फिर कॉम्बिनेशन क्या है आपको करेक्ट बताना है, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 एंड नन बी, ठीक है। चलो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको। तो नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर्स, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज सेल ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल, नो वायरस, नो वायरस, नो वायरस बोलकर ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए? तीनों एक्सट्रीम हो जाएंगे। तीनों एक्सट्रीम हो गए, एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीम। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर्स, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी। तीनों जगह पर उन्हें नो 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 लगाकर वायरस के लिमिटेशंस को लिमिटेड कर दिया।
ऐसा नहीं होता। तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीम, तो आंसर इसका आता है नन वहां पर। सर यहाँ पे नो के साथ कैन दिया हुआ है, तो इसका कोई मतलब? हाँ अब देखो, अब इसके मतलब के लिए यूपीएससी का खुद एक पीछे का क्वेश्चन भी था। अब लेके जा रहा हूं दिमाग को, यहीं से यूपीएससी का एक सवाल खुद उसने पूछ लिया था। अब आ जाइए 2016 का क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? वायरसेस कैन इन्फेक्ट, पहला ऑप्शन मिल गया। यस सर। यस सर, उसमें लिखा था तो कि यहाँ पर वायरस, नो वायरस यहाँ हाँ, तो 2016 में खुद पहले बता दिया था उन्हीं, वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कैन इन्फेक्ट फंगी, कैन इन्फेक्ट प्लांट्स। तो अब सोचो, यहाँ खुद आल दे दिया उन्हें आंसर, तो वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब वापस आ जाओ यहां पर, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया बोल दिया, एक्सट्रीम। फिर यहां पर देखो, नो वायरसेस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर्स। भाई ओशियन वाटर में कोई फंगी तो होगा, कोई प्लांट तो होगा, वहां पर तो वो सर्वाइव कर लेगा कहीं ना कहीं, तो वो भी इनकरेक्ट। तो नो वायरसेस कैन चेंज दी सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी, सब एक्सट्रीम है ये। तो तीनों स्टेटमेंट को उसने एक्सट्रीम बनाया। तो अभी तक जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे कि यूपीएससी कैसे उसकी फ्रेमिंग करता है, आपको 2025 में भी यहां पर 2 मार्क्स मिल जाते थे। नॉलेज नहीं लगा रहे अपन यूपीएससी की जो फॉर्मेशन होती है सवाल की, स्टेटमेंट की, उस पर काम कर रहे हैं। आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको 2016 का था, जो मदद भी देता था, इसलिए पीवाईक्यू देख के भी जाना। अब आगे लेके जा रहा हूं। हाँ, तो अभी तक आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाने के तरीके बता दिया हमने, ठीक है। अभी तक जितना देखे अपन, एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाने के तरीके हुए। अब एक नया अप्रोच लेके जा रहा हूं। अब यहां से नया अप्रोच शुरू हो रहा। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। 3 इंटरनेशनल एग्रीमेंट दिया, ठीक है। फिर सवाल क्या है, अगले पेज पे है सवाल। हाँ, 3 इंटरनेशनल एग्रीमेंट, विच ऑफ द अबव हैज और हैव ए बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी। ऑल भी है इसमें, ऑल भी है। तो विच ऑफ द अबव हैज और हैव ए बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी। और देखो, तो 3 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। पहला है द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। तो सवाल पूछ रहा, विच ऑफ द अबव हैज और हैव ए बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी। अब सोचो, कहां पर तो भी हमें ये सब पढ़ाया जाता है कि सो एंड सो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैव ए बियरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, ऐसा वैसा नहीं पढ़ाते। और कितने बोलकर तुम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स याद रखोगे? 5 याद रखोगे, 10 याद रखोगे? भाई 100 इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या सब याद रख सकते क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं। तो ये क्वेश्चन असल में इन ऑप्शन से सॉल्व नहीं होता। ये क्वेश्चन सॉल्व होता है दिए गए क्वेश्चन की थीम, उस डोमेन पर होता है। तो जो डोमेन है वो है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी itself is a very 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 wide field, है कि नहीं? यस सर। Yes. So being a very very wide field, most of the international agreements may have bearing or have bearing on the biodiversity. इतना अपने को समझ में आ गया। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाइड फील्ड है, तो हाई चांसेस है कि दिए गए ऑप्शंस बियर करते हैं, यानी ऑल आने के चांसेस है। फिर भी क्रॉस चेक करेंगे कैसा, कुछ ना कुछ तो बायोडाइवर्सिटी से मिलता जुलता हमें ऑप्शन में मिल गया तो आंसर हो जाएगा। तो पहला जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसमें है, देखो, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक। क्या प्लांट जेनेटिक डायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी में आता है ना? यस
यस सर। यस, पूरा लंबा चौड़ा नको पढ़ो, खाली कीवर्ड। हाँ, प्लांट जेनेटिक, हाँ बस समझ गए। हाँ हो गया, आ गया, ये तो आ गया। दूसरा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन। तो डिजर्टिफिकेशन रोकने के लिए जो कन्वेंशन है, तो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने की बात हो रही ना, ये कंबाटिंग डिजर्टिफिकेशन। यस, यस, ये भी हो गया। देन वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में वो हेरिटेज चीजों को है सो कंजर्व करना, ये करना, तो बेसिकली उसका इंटीग्रल कंपोनेंट बायोडाइवर्सिटी भी हो जाती कहीं ना कहीं। जैसे हमारे पास एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक नेशनल पार्क भी है, मालूम तुम लोगों को? यस सर। यस, कंचनजंगा वाला। कंचनजंगा वाला। ठीक है, हाँ। तो ये तीनों की तीनों में कीवर्ड छुपा हुआ है जिसका लेना देना किससे है? बायोडाइवर्सिटी से है। तो आंसर क्या था? ऑल सर। ऑल। ऑल। तो अब मैं क्या समझाना चाह रहा, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर उन ऑप्शंस की नॉलेज में नहीं रहता। ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है दी गई ये डोमेन, ये कितनी वाइड है, ये कितनी डेप्थ वाली है, उस तरीके से सोचे तो आंसर होता। इसका फायदा कहां मिलता तुम्हारे को? ये क्वेश्चन यहां पर बता दिया मैं 2014 का, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बाद में क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हारे। 2018 में हमें पूछा था आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलकर एक सवाल पूछा हमारे को, मालूम? 2018 में आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलकर नीचे 3 स्टेटमेंट दे दिया। उसका आंसर कोई कर ही नहीं सकता, पढ़ के गया वाला भी नहीं कर सकता। लेकिन जब वो समझ जाएगा कि भाई एक्चुअल डिमांड कहां पर छुपी हुई है, तब आंसर कर सकता। वैसे ही जब भी आप ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो तो थीम क्या पूछ रहा नहीं, अच्छा ये पूछ रहा वाइडर थीम है, अच्छा हो सकता, फिर भी थोड़ा क्रॉस चेक कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड, मैच हो रहा, आंसर आ गया। ये अप्रोच लगाओ, ठीक है? यस सर। यस, चलो। अब एक आज का लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन है, आपको 5 स्टेटमेंट दे दिया। विच ऑफ द अबव आर द मेंबर्स ऑफ आर्किटेक्ट काउंसिल। आजकल ऐसे सवाल भी बहुत पूछ रहे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये वो कुछ ना कुछ पूछते रहता, तो हर एक चीज याद रखना मुश्किल है, मुश्किल है। तो कुछ ना कुछ करके आंसर निकालने की आदत डालना पड़ता हमारे को। क्या क्वेश्चन में कुछ हिंट है, वो सब चेक करना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, 5 कंट्रीज दिया, विच ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ आर्किटेक्ट काउंसिल। अगेन डेट बैक टू 2014। किसी को पता ही नहीं है कि भाई ये आर्किटेक्ट काउंसिल नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है, बोल के पता ही नहीं हमें। 5 ऑप्शन दे दिया, कैसा करना? डेनमार्क, जापान, रशिया, यूके, यूएसए दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो यूपीएससी की कीवर्ड यूज करने का अप्रोच है, मेंबर्स ऑफ द आर्किटेक्ट काउंसिल। तो इस काउंसिल के साथ कीवर्ड है आर्किटेक्ट। और जियोग्राफी में अपने को आर्किटेक्ट थोड़ा बहुत मालूम, जो 0 डिग्री है, इधर 23 डिग्री एंड हाफ, इधर 60, इधर 90। तो आर्किटेक्ट सर्किल बोले तो क्या जी, कौन सी वाली? क्या बोले सर? आर्किटेक्ट सर्किल, हाँ। सर टॉप 66 नॉर्थर्न डिग्री, हेमिस्फीयर में टॉप डिग्री 90 हाँ 90 हाँ 5 to 66 डिग्री 90 एंड हाफ। ये 66 डिग्री एंड हाफ वाली जो नॉर्थर्न होती है उसको आर्किटेक्ट सर्किल बोलते हैं अपन। तो अब जो कीवर्ड है आर्किटेक्ट काउंसिल, इट इज नियरली रिलेटेड टू आर्किटेक्ट सर्किल। अब दिए गए ऑप्शन चेक करना अपन कि आर्किटेक्ट सर्किल से करीब कौन सा कंट्री है इनमें। डेनमार्क, क्या डेनमार्क आर्किटेक्ट सर्किल में है ऊपर ही से बहुत। यस। जापान, जापान थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क। रशिया, रशिया तो आंखें मूछ के पूरा का पूरा ऊपर ही से रशिया। देन यूके, थोड़ा सा सोचना पड़ता। देन यूएसए, हाँ यूएसए का अलास्का इन्हीं नॉर्थ में है। तो 1, 3, 5 ये तीनों पक्का आर्किटिक रीजन में है। तो 1, 3, 5 का कोई ऑप्शन है क्या? डी है सर। यस। डी है। 1, 3, 5 देख, ये तीनों ऑप्शन में 3 3 ही मेंबर थे।
और आर्किटिक सर्किल का यूज करते हुए हम आर्किटिक काउंसिल पे चले गए, ऐसा आंसर कर सकते। तो कोशिश करते रहना, जो हिंट्स है उसको एक्सप्लोर करना, आंसर करते रहना। ये जो कीवर्ड अप्रोच है, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन आगे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। अब ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा आपको मैं। ये बैंक साथी, that is business correspondent in branchless area, use the keywords of the directive paragraph and options। नॉलेज मत लगाओ, खाली कीवर्ड से ही आंसर करना, ये होमवर्क। इसके बाद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, 3 ऑप्शंस। यूज द कीवर्ड्स नॉट द नॉलेज। ओके, नोटेड? Yes. हाँ, चलो ये 2 प्रैक्टिस करके आओ, कल करेंगे बाकी। दोनों सवाल होमवर्क के 2014 के हैं। ये पीडीएफ, हाँ ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा स्क्रीन पे, और मैं थोड़ी देर में या कल सुबह आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा पूरे स्टूडेंट का, उसमें शेयर भी कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। सर कोई ठीक है, सजेशन ठीक है। देंगे? हाँ कोई सजेशन देना चाहेंगे सर? हाँ, होमवर्क पे ही सजेशन दे दिया ना मैं, जस्ट यूज द कीवर्ड अप्रोच फॉर नाउ। अभी नॉलेज मत लगाओ सवालात में, किसी को वो टॉपिक पता भी होगा। लेट सपोज somebody knows the बैंक साथी टॉपिक, somebody knows the बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री टॉपिक, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो जब हम 2014 में थे, ये टॉपिक किताबों में भी नहीं छपा था। तब कैसा करते थे? कीवर्ड अप्रोच से। अब आपको 26 में भी ऐसे सवाल आएंगे जो किसी किताब में नहीं छपा, आपको करना आना, तो कैसा आएगा? कीवर्ड अप्रोच। तो प्रैक्टिस करके आओ, कल और प्रैक्टिस करेंगे। कल जो क्लास होगी थोड़ा सा जल्दी लूंगा मैं, कल ऐशा के बाद एक निकाह में जाना है मेरे को, इसलिए मैं कल की टाइमिंग भी थोड़ा जल्दी रखता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देता हूँ। ओके ओके सर। सर एक बात और पूछना था कि जो ये टेस्ट कीवर्ड्स फर्स्ट का ऑफ ऑल थोड़ा लग जाए। टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम जगहों पर कोशिश करो अगर से कीवर्ड से आंसर बन रहे, और हाँ क्योंकि सर, ये कीवर्ड्स टेस्ट सीरीज वाले बनाने वाले जो बंदे होते हैं वो मिनिमम लेवल वाले होते हैं। कोई एक प्रिम निकाल दिया उस वाले बच्चे को, कोई इंस्टीट्यूट हायर कर लेता है, हाँ ऐसी टीम होती है। लेकिन ये यूपीएससी का सवाल जो बनाते हैं वो भाई तजुर्बेकार साइंटिफिक माइंड के लोग होते हैं, इसीलिए कीवर्ड अप्रोच वहां पर आपको सही लगेगा, आंसर एक्सट्रीम स्टेटमेंट सही जाएगा, वहां पर सब कुछ सही जाएगा, क्योंकि यूपीएससी की फ्रेमिंग ही वैसी होती है कंपेयर टू टेस्ट सीरीज वाले माइंडसेट से। ठीक है सर, देख लेंगे जहाँ पे लगेगा ऐसा। ठीक है, ठीक है, राइट। चलिए, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 1 घंटे बाद आज की क्लास की। राइट, अल्लाह हाफिज। ओके सर।